बहुत बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है इथेनॉल, इसकी क्या ज़रूरत है पेट्रोल में मिलाने, व्हीकल्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है और E20 कंपेटेबिलिटी क्या है? तो जो आपके फ्यूल टैंक में डर्ट होगी वो सारी आपकी फ्यूल लाइंस पे जाना शुरू करेंगी, वहाँ पे अच्छा। डैमेज करेंगी। देन वही डर्ट आपके इंजन में जाएगी, कंबशन में डैमेज करेगी, इंजन में नॉकिंग होगी। उसके बाद कंपनी कहेगी नहीं अब तो आपकी कार में इतना डैमेज है, तो आपके बिल्स बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। मैं कैसे पता करूं कि मेरा व्हीकल E20 कंपेटेबल है या नहीं है? आपकी एवरेज जो कि ARAI कहता है कि 5 to 7% कम हो सकती है। गिग वर्कर्स इससे काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो भी रहे हैं। तो अभी ऐसी भी खबर आई थी कि डीजल में भी कुछ मिक्स करने वाले हैं। 23 से पहले के जो व्हीकल्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों वेलकम बैक, मैं हूं कमलेश और आज हम बात करेंगे इथेनॉल और E20 की। जी हाँ, जो एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है पूरे देश में। आज हमारे बीच हैं संयम थरेजा, जो कि हैं पेशे से एक वकील, वकालत की पढ़ाई की इन्होंने, लेकिन ये बचपन से रहे हैं एक ऑटो एंथुसियास्ट। बाइक्स, कार्स, इनमें इनकी बहुत अच्छी रुचि है। पढ़ते रहते हैं, अपडेटेड रखते हैं खुद को, ऑटो एक्सपो अटेंड करते हैं और कार रिव्यूज भी करते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट संयम। थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। इट्स अ प्लेजर। सो संयम, आपकी ये कार और बाइक में रुचि जो है वो कैसे, कब शुरू हुई और बचपन से अब तक की जर्नी आप हमें बताइए। देखिए, जो कार्स एंड बाइक्स में जो मेरा इंटरेस्ट है एंड एज एन ऑटोमोबाइल जो पूरा इंटरेस्ट मेरा इसमें आया है वो बचपन से ही रहा है। ओके। जी, जब भी जैसे अभी हम हल्द्वानी में रहते हैं, बट जब भी मैं दिल्ली जाता था तो वहाँ पे देखते थे बिग कार्स, बिग बाइक्स, एंड उसे देख के ना हमेशा से एक एस्पिरेशन रही है कि ये बड़े होके ओन करनी है चीज़। तब से इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इथेनॉल, बहुत बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है इथेनॉल, इसकी क्या जरूरत है पेट्रोल में मिलाने की? इथेनॉल जो है एक बायोफ्यूल है। ये बनता है कॉर्न से, राइस से एंड शुगर केन से। ये इसके 3 मेन सोर्स हैं जिससे ये बनता है। इसमें जो इंडिया में यूज होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है राइस एंड शुगर केन। ओके, तो गन्ना और राइस, चावल, इनसे ये बनता है। कृषि उत्पादों से जी, एक फ्यूल बनता है जी, जिसको कि पेट्रोलियम वाले फ्यूल के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक जी। है, तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात आती है। जैसे अभी ईरान एंड US का वॉर हुआ था, तो जो उसमें क्रूड प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए थे। उस चीज़ से बचने के लिए अगर हम अपने जो देश के फ्यूल्स यूज़ करें, जो बायोफ्यूल्स हैं, तो जो एक हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। जो हमारे जो डेली इम्पैक्ट आता था फ्यूल प्राइसेस पे वो कम हो जाता है। जो हमारी PSUs हैं, जो हमारी रिफाइनरीज हैं, उन पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। हम एक तरह से सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं। ओके, लेकिन एट विच कॉस्ट? मतलब जो वो उन पे इम्पैक्ट कम आ जाता है, लेकिन लोगों के व्हीकल्स पे सुना है कि काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये एक E20 मिलाने से ठीक है, कुछ फ़ायदे हैं, ऐसा माना जाता है, ख्याल तो अच्छा है। लेकिन E20 व्हीकल्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है और E20 कंपेटेबिलिटी क्या है? देखिए, जो कंपैटिबिलिटी है वो अभी आई है आफ्टर 2023 के जो व्हीकल्स हैं। बट एक कंप्लायंसी भी चीज़ होती है। वो 2009 से सिर्फ एक होंडा कंपनी है जो इंडिया में बना रही थी। ओके, तो वो कंप्लायंस पे काम कर रही है। जी, एंड कंप्लायंस एंड कंपैटिबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? कंप्लायंस ये चीज़ हो गई, जो आपकी कार बनी है वो उस E20 फ्यूल को झेलने लायक बनी है। ओके, वो सह सकती है, आइडियल इम्यून है उसके ओके, लिए। इम्यून है बट जी, आइडियल नहीं है। जी। एंड जो कंपैटिबल व्हीकल्स होते हैं वो आफ्टर 2023 जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो व्हीकल्स हैं, वो E20 फ्यूल के लिए ही बने हैं। अब E20 फ्यूल क्या है? 20% इथेनॉल होता है जो आपका मिक्सचर होता है, एंड रेस्ट ऑफ द 80% इज पेट्रोल। तो जो उसका मिक्सचर होता है उसे कहते हैं E20 पेट्रोल। एंड वो मिलावटी पेट्रोल एक तरह से। मिलावटी तो नहीं कहेंगे, जो अभी कंट्री ने डिसाइड करा है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है तो सोच समझ के करा था। बट हाँ, उसके कॉन्स भी हैं। जो हमारे E20 से पहले के व्हीकल्स हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस हैं, एंड धीरे धीरे करके, एकदम नहीं आते वियर एंड टियर, धीरे धीरे करके वियर एंड टियर आएगा जो भी आपकी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं एज अ कार ओनर और टू व्हीलर ओनर, मैं कैसे पता करूं कि मेरा व्हीकल E20 कंपेटेबल है या नहीं है? 2023 आपने बोला, बट कोई कट ऑफ डेट होगी या ऐसे क्या तरीके हैं जिससे मैं चेक कर सकता हूं कि देखिए, मेरा व्हीकल सेफ है, कंपेटेबल है एटलीस्ट, या नहीं है? इसके कुछ मेथड्स हैं देखने के। सबसे इजी मेथड आपका है जो आपकी फ्यूल कैप होती है, जहाँ से आप फ्यूल फिल करते हैं, वहीं पे लिखा होता है कि आपकी कार E20 है कि नहीं है। ओके। E20 का स्टिकर होगा तो है, वरना वहाँ पे E5 लिखा होगा, E10 लिखा होगा। अच्छा। सेकंड तरीका ये होता है, आपकी जो यूज़र मैनुअल होती है जो आपकी कार के साथ आती है, आप उसमें देख सकते हैं।
कि उसमें मेंशन्ड है कि नहीं है। थर्ड, आप अपने डीलर से पूछ सकते हैं ओके, जहाँ से भी आपने कार परचेज करी कि मेरी कार है कि नहीं है A20 कंपैटिबल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरर की, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके। और पांचवा हो गया, अगर 2023 से पहले की है तब तो 100% E20 कंपेटेबल नहीं ही होगी। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि E20 कंपैटिबल नहीं होगी। ओके, बट जो कार बाद में इंपोर्ट हुई हैं इंडिया में यूरोप से, जैसे कई कंपनीज कुछ यूनिट्स लेके आती हैं, स्कॉडा लेके आती है, फॉक्सवैगन यूज़ करती है, हाँ, वो क्योंकि यूरोप में E20 नहीं है तो वो कार्स भी E20 कंप्लाइंट नहीं होती हैं इवन आफ्टर 2023। बेहतर यही होगा कि हम अपनी पर्टिकुलर कार या बाइक को या स्कूटर को हम चेक कर लें कि ये पर्टिकुलर यूनिट E20 कंपेटेबल है या नहीं है। तो अगर E20 कंपेटेबल नहीं है मेरा व्हीकल, तो क्या नुकसान होता है? नुकसान सबसे पहले आपको एकदम नहीं दिखेगा। जो आपको इनिशियल जो नेगेटिव दिखेगा वो आपकी एवरेज में दिखेगा। आपकी एवरेज जो कि ARAI कहता है कि 5 to 7% कम हो सकती है। अच्छा, इवन E20 कार्स उसमें भी इतनी एवरेज कम होगी, बट लोगों ने कहा है कि इससे ज़्यादा भी ड्रॉप उन्होंने देखा है। ओके, एक रिसर्च आई थी जिसमें एक फ्यूल होता है XP100, वो प्योर पेट्रोल है, बट दैट कॉस्ट अराउंड 160 to 170 रुपीज़ पर लीटर। ओके, वो प्योर पेट्रोल है। हाँ। उसमें कार रन करी थी, हाँ। उसकी एवरेज आई थी 20 किलोमीटर्स पर लीटर। ओके, जब बाद में हमारा E20 फ्यूल भरवाया था उन्होंने, तो उसमें उनकी एवरेज आ गई थी 14 से 15 पर लीटर। तो मतलब 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर जी। का एवरेज ड्रॉप हो गया था। जी, तो जो गवर्नमेंट कह रही है वो बात अलग आई थी, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो बिल्कुल ही अलग आई थी। ओके, मतलब 25% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया आपकी कार के माइलेज में, एवरेज में। तो ये तो चलिए एक हो गया, चाहे आपकी गाड़ी कंपेटेबल है या नहीं है, ये नुकसान तो आपको झेलना ही है। वो इसके अलावा अगर कंपेटेबल नहीं है तो और किस-किस तरह के नुकसान गाड़ी में हो सकते हैं? और नुकसान जो E10 कार्स हैं, हुँ। उनमें सबसे ज़्यादा देखे जाएँगे। अच्छा, उसमें आपके जो फ्यूल होसेस होते हैं, रबर होसेस होते हैं, फ्यूल लाइन्स हैं, फ्यूल पंप्स हैं, वो सब डैमेज होने शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे। ओके, अभी जैसे मॉनसून आ रहा है, हाँ। तो उसमें तो और ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन क्यों डैमेज हो रहे हैं? डैमेज इसलिए होता है क्योंकि जो इथेनॉल है, हाँ, वो एक हाइड्रोस्कोपिक फ्यूल है। ओके। उसको अगर एयर में हल्की सी भी मॉइस्चर मिलती है, वो वहाँ से मॉइस्चर पकड़ लेता है, अच्छा, तो पानी सोख लेगा हवा से। पानी सोख लेता है, ओके, एंड देन वो सेपरेट हो जाता है फ्यूल से, आपके पेट्रोल से वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा। तो अब आपकी कार में 3 टाइप के लिक्विड्स हो गए, पेट्रोल हो गया, हुँ। वो भी पानी के साथ मिक्स हो गया, हुँ। एंड इथेनॉल हो गया, वो भी पानी के साथ मिक्स हो गया, हुँ। एंड जो आपका फ्यूल टैंक है, उसमें सबसे नीचे जो है आपका इथेनॉल बैठ जाता है, ओके, एंड इथेनॉल जो होता है वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर जाता है। अच्छा, तो जो आपके फ्यूल टैंक में डर्ट होगी, हाँ, वो सारी आपकी फ्यूल लाइन्स में जाना शुरू करेंगी, वहाँ पे अच्छा। डैमेज करेंगी। अच्छा, देन वही डर्ट आपके इंजन में जाएगी, कंबशन में डैमेज करेगी, ओके। इंजन में नॉकिंग होगी, हाँ, हाँ, एंड देन धीरे-धीरे करके वेयर एंड टियर बढ़ता जाएगा। अच्छा। आपके सर्विस एक्सपेंसेस बढ़ते जाएँगे उसकी वजह से। ओके, तो ये डैमेजेस धीरे-धीरे आएँगे, एकदम नहीं आएँगे डैमेज, थोड़े हुँ। साल बाद आएँगे। जनरली तब आने शुरू होंगे जब आपकी कंपनी की जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद कंपनी कहेगी नहीं अब तो आपकी कार में इतना डैमेज है, तो आपके बिल्स बढ़ते जाएँगे धीरे-धीरे करके। तो एक तो सर्विस बिल्स बढ़ गए, कार डैमेज हो रही है, ये एक तरह का नुकसान है। लेकिन क्या कुछ इस तरह का नुकसान भी है कि गाड़ी में आग लग सकती है या चलाने वाले को कुछ जान का खतरा हो सकता है? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई केस तो आया नहीं है। हाँ, हाँ। जनरली इंजन नॉकिंग ही होती है, हाईवे पे आप कहीं पे भी एकदम स्टैंडर्ड हो इंजन जाओगे। नॉकिंग का मतलब क्या होता है? इंजन नॉकिंग ही होती है जब आपका कंबशन होता है, हुँ, तो जब आपके फ्यूल जाता है, वो एयर के साथ मिक्स होता है, ओके। तो एक बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। हुँ, हुँ। जब वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि डर्ट आ रही है या फिर जो आपका अडल्ट्रेटेड फ्यूल है वो आ रहा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से कार झटके मारने शुरू करेगी। अच्छा, तो एंड नॉकिंग मतलब कार झटके खा-खा के चलेगी। जी, झटके खाएगी, चलेगी, बंद हो जाएगी, हाईवे अच्छा। पे आप खड़े हो जाओगे, ओके, और इंजन से आवाज़ भी आ सकती है? इंजन से आवाज़ आएगी, डेफिनेटली आएगी। ओके। देन इसका एक और नेगेटिव ये है कि जब आप कोल्ड वेदर में जाते हो, हाँ। अभी आप पेट्रोल कार बहुत ही कोल्ड वेदर में ले जाओ, माइनस में ले जाओ, हुँ, वहाँ पे कोई इशू नहीं आता कार स्टार्ट होने में, बट इथेनॉल में जब आएगा हुँ। कोल्ड टेम्परेचर, हुँ। तो आपकी कार कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत देगी। ओह! जी, अच्छा। आप लद्दाख जाओगे, जो कि आप आमतौर हिमाचल पर जाओगे। डीज़ल की गाड़ियों में देखा जाता है। जी, तो इथेनॉल वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि कोल्ड एयर में भी कहीं न कहीं ह्यूमिडिटी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है। अच्छा, ये तो बात हो गई कंपैटिबल नॉन कंपैटिबल व्हीकल की। अब अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन्स फॉर एग्जांपल, इन तरह के इंजन्स में E20 का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है? नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जो हैं वो अभी तो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट सूटेड इंजन्स हैं, ओके। चाहे ओल्डर कार्स हो या न्यूअर कार्स हो, क्योंकि हमें आगे की भी पॉलिसी का नहीं पता है हुँ, कि अभी E20 तक ही बात रहेगी, हुँ। E22 होगा, E25 होगा हुँ, या E30 तक भी जाएगा। हुँ।
कल ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट E25 का प्लान कर रही थी वो अभी उन्होंने रोक दिया, पॉज कर दिया फॉर अ वाइल। अच्छा जी, इतनी Good. बैकलैश हुई है गवर्नमेंट की कि अभी वो रुक गया है फिलहाल के लिए। बट हम कह नहीं सकते वो कब तक रुका रहेगा, Okay. बिकॉज 2022 में गवर्नमेंट ने एक ऐसा नोटिफिकेशन लाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फ्लेक्स फ्यूल्स की तरफ जाएंगे। टाइमलाइन थी 2030 की, बट 2026 में ही हम देख रहे हैं E20 आ चुका है, तो 4 साल पहले आ गया है। हाँ 4 साल पहले आ गया। जी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले इस पे क्लियर हो जाए, तब तक के लिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं वो बेस्ट हैं आपके लिए। ओके जी, वो E10 अगर होंगे तब भी वो उनकी है कि वो झेल सकते हैं। ओके बट जो टर्बो इंजन होते हैं, हाँ। E20 टर्बो इंजन के लिए इथेनॉल वाला फ्यूल बेटर है। ओके उसमें कंप्रेशन रेशियो उनका जो होता है हाँ। वो ज़्यादा कंपैटिबल होता है आपकी जो हायर ऑक्टेन रेटिंग होती है इथेनॉल की, उसके लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि टर्बो इंजन के लिए E20 फ्यूल ज़्यादा अच्छा है बजाय पुराने वाले पेट्रोल के? जी, बट सिर्फ E20 जो कंप्लाइंट इंजन हैं उनके लिए। उनके लिए अगर उनके- कंप्लायंट है तो E20 में आपको हायर ऑक्टेन मिलेगा इथेनॉल की वजह से। जी, ओके इंटरेस्टिंग। हाइब्रिड इंजन जो होते हैं उनका क्या होगा? फ्लेक्स फ्यूल इंजन हैं उनका क्या होगा? देखिए जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो भी मेनली रन करती है आपके पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक पे। तो पेट्रोल तो आपका E20 जा रहा है। इंडिया में जो फिलहाल हाइब्रिड व्हीकल्स हैं ज़्यादातर वो E20 कंप्लाइंट हैं, ओके तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है। बट Okay. फ्यूचर क्या होगा वो पता नहीं। हाँ एवरेज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हाइब्रिड इंजन होते हैं वो जनरली 20 से 25 की एवरेज देते हैं सिटी हाईवे मिक्स में। थोड़ा फर्क आएगा, 20 की एवरेज है 18 हो जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सेकेंडली आपने पूछा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, हाँ। तो अभी वो नए इंजन्स हैं, टेस्टिंग पे हैं। कुछ कंपनीज ने अपनी व्हीकल लॉन्च करी है, मारुति ने करी है, हीरो ने करी है, बट वो अभी मास मार्केट में नहीं आए हैं। ओके तो जब वो मास मार्केट में आ जाएंगे हाँ तभी रिजल्ट्स उनके पता चलेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना पता है जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उसमें E85 है, 85% इथेनॉल, या E100 100% इथेनॉल भी है। गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं कुछ पेट्रोल पंप्स, बट वहाँ पे पेट्रोल तो सस्ता है 20%, बट जो आपकी एवरेज में ड्रॉप है वो 30% का है। ओके तो आई डोंट नो कैसे वर्क करेगी ये चीज़ अगर इतना फ़र्क आ जाएगा तो। लेकिन क्या E85 E100 का मतलब हो गया कि गाड़ी इथेनॉल पर ही चल रही है? जी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव होगा? अभी जब E20 से ही इतनी सारी परेशानियां लोगों को आने लगी हैं, तो आपको लगता है कि आगे चल के ऐसा पॉसिबल है? देखिए इंडिया में तो रिजल्ट्स बाद में पता चलेंगे, बट ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे E100 अभी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट उन्होंने भी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट चीज़ें नहीं करी थी, दे टुक डिकेड्स हाँ फ्रॉम तो वो मैं 90s। चाहता हूँ कि वो कंपैरिजन आप थोड़ा हमारे लिए करें कि इंडिया इतनी जल्दीबाजी में इतने रश के साथ E20 की तरफ आ गया है, मिक्स्ड फ्यूल की तरफ आ गया, जबकि ब्राज़ील ने शायद काफ़ी टाइम लिया। उस बारे में बताइए। देखिए गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योर करनी है, हमारे इंपोर्ट बिल्स कम करने हैं, हमें अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना है। एंड जो हमारी इकनॉमी है, जो हम बात करते हैं कि हमारी इकनॉमी अपनी कंट्री से पूरी सेल्फ रिलायंट हो हमारी कंट्री, उसके हिसाब से इथेनॉल एक अच्छी चीज़ है। बट हमें टाइम लेना चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए एंड रिसर्च पब्लिक होनी चाहिए। गवर्नमेंट अभी कहती है कि रिसर्च पब्लिक हम नहीं कर सकते, नेशनल इशू का मामला है, बट वो जब तक पब्लिक में नहीं आएगी ट्रस्ट कैसे बनेगा। हाँ बात सेकेंडली जब ब्राज़ील की बात आती है तो वो 90s से वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पे, 1990s से। ओके सो ब्राज़ील 1990 से वर्क कर रहा है और इसका मतलब हो गया कि उन्होंने 30-35 साल पूरे लगाए, अच्छे से रिसर्च की, प्लानिंग की और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को उसी हिसाब से बदला जिससे कि लोगों पर कोई समस्या ना आए। लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनमें फ्यूल के हिसाब से तो एक तरह से हैंड इन हैंड चले हाँ जी, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशंस और एथेनॉल मिक्सिंग, तो उस हिसाब से उन्होंने सक्सेसफुली कर दिखाया। इससे ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो पब्लिक का ट्रस्ट बना रहता है, दूसरा जो कार कंपनीज आ रही हैं आपकी कंट्री में उनका भी ट्रस्ट बना रहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत क्लियर है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब अगर हमारी पॉलिसीज़ ऐसी चेंज होती रहेंगी तो कार कंपनीज को लगेगा कि हमारे यहाँ तो इतने चेंजेस होते हैं, हम इन्वेस्ट अभी करें नहीं करें, पहले क्लियर होने देते हैं चीज़ें, तो इससे कंज्यूमर के पास चॉइसेस भी कम हो जाती हैं। ब्राज़ील में चीज़ें बहुत टाइम ली थी उन्होंने, तभी आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कार कंपनीज भी ज़्यादा है हमारे यहाँ से, मॉडल्स भी ज़्यादा हैं। तो अगर एक बेटर पॉलिसी हो तो बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए। तो क्लैरिटी इन पॉलिसी एंड बेटर प्लान ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बात बताइए कि कार्स वर्सेस टू व्हीलर्स, उसमें भी कुछ इम्पैक्ट कम ज़्यादा है कि कार है वो कम इम्पैक्ट होगी या ज़्यादा इम्पैक्ट होगी टू व्हीलर्स के मुकाबले? देखिए सबसे पहली बात तो है कि हमारी कंट्री में टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं कार्स के मुकाबले, बहुत ही ज़्यादा हैं। हाँ
इंडिया की बैकबोन टू व्हीलर्स हैं। अगर विलेज कम्यूट होता है सिटी तक का, ज़्यादातर लोग टू व्हीलर्स पे कर होते हैं। अगर आप हाईवे पे भी देखो, आपको बहुत लोग दिखेंगे। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, टू व्हीलर्स पे बहुत लोग दिखते हैं सिटी, बड़ी सिटीज़ की तरफ जाते हुए। वो डेली अप डाउन करते हैं। तो अगर टू व्हीलर्स पे इम्पैक्ट आएगा, वो बंदा इतनी हाई इनकम वाला नहीं है, उस पर परसेंटेज वाइज बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसके मंथली बजट पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरा प्रश्न ये था कि E20 मिक्सिंग की वजह से अगर एक मोटरसाइकिल है या स्कूटर है जो कि नॉन कंप्लायंट है और एक कार है जो कि नॉन कंप्लायंट है, तो ऐसा भी कुछ है कि कार फिर भी झेल ले जाएगी और स्कूटर नहीं झेल पाएगा, इस तरह का कुछ है कि टू व्हीलर वालों को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कार वालों के मुकाबले? वैसे तो कार्स में बेटर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं फ्यूल्स को लेके, क्योंकि वो महंगी होती हैं फोर्स, उसमें बेटर चीज़ें मिलती हैं। जो बाइक्स होती हैं वो मेनली कंप्यूटर्स होती हैं, उसमें इतने रिजिड पार्ट्स नहीं मिलते कि वो इस E20 को झेल सकें। बट इसमें एक दूसरी साइड भी है। आपकी जो कार्स होती हैं वो जनरली लोग कम ड्राइव करते हैं सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक की वजह से, एंड जो बाइक्स होती हैं वो डेली ड्राइव करते हैं लोग। एंड इथेनॉल का क्या, अगर वो पड़े रहता है ना, तब वो सेपरेट हो जाता है पेट्रोल से। बट अगर आपकी कोई भी चीज़ डेली चल रही है तो उसमें चांसेस कम होते हैं। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपकी कार या बाइक खड़ी हुई है, तो आप पेट्रोल टैंक हमेशा अपना पूरा फुल करके रखो कार में। अगर आपको पता है 1 महीने मैंने कार नहीं चलानी, आप पूरा फुल कर दो, ताकि एयर की जगह ना बचे। एयर नहीं होगी तो मॉइस्चर भी नहीं होगा। तो एक अलग रह जाता है। बाइक उसमें थोड़ा बेटर कर सकती है क्योंकि वो डेली चलती है। कमिंग बैक टू आपका जो पहला पॉइंट था कि टू व्हीलर वालों के लिए ये एक लाइवलीहुड का सवाल बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो स्विगी जोमेटो या रैपिडो वाले गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हों, उनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है। अगर उनकी बाइक खराब हो जाए तो उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बजाय उसके जो किसी के पास एक्सपेंसिव गाड़ी है, शायद एब्सोल्यूट टर्म्स में तो उसको ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, लेकिन लाइवलीहुड पे रिस्क नहीं आएगा। जी तो गिग वर्कर्स इससे काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं और शायद हो भी रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक गिग वर्कर है, उसकी बाइक है, उसने किसी फ्यूल स्टेशन से अपना पेट्रोल भरवाया। वो फ्यूल स्टेशन की एक हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे अडल्ट्रेटेड फ्यूल मिलता है, और उसने वहाँ से भरवाया है। इथेनॉल में अगर हल्का सा भी पानी आ गया वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, लेकिन एडल्ट्रेशन तो एक अलग चीज़ हो गई। बट पर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एडल्ट्रेटेड फ्यूल है और E20 भी है तो ये और ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि जो उसका एडल्ट्रेशन है, जो पार्टिकल्स हैं, वो इथेनॉल में मिक्स हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो मेनली हाईवेज पे पेट्रोल पंप्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर आता है ट्रैवलिंग के दौरान, वो दूसरी सिटी पहुंच जाता है, वो सेम सिटी में नहीं रहता आपके, तो वहाँ पे अडल्ट्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर फ्यूल में इथेनॉल भी है, अडल्ट्रेशन हो गया, तो समझ लीजिए कॉकटेल बन जाती है। ओके। वो वर्क कर ही नहीं सकता, आपकी बाइक डैमेज हो जाएगी। जो गिग वर्कर है वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अगर उनके एक दिन की भी चले गई तो उनका पूरा दिन वेस्ट हो गया। वो तो डेली कमा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है ये। ओके जी। तो अभी ऐसी भी खबर आई थी कि डीजल में भी कुछ मिक्स करने वाले हैं आइसोब्यूटेनॉल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि 15% आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करेंगे। हाँ। पहले इथेनॉल गवर्नमेंट ने ट्राई करा था कि डीजल में मिक्स करें, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, देन आइसोब्यूटेनॉल को हम मिक्स करेंगे डीजल में। अब आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में मिक्स करने में उतना नुकसान नहीं होगा जितना इथेनॉल पेट्रोल को होता है। ओह अच्छा। क्योंकि जो आइसोब्यूटेनॉल होता है उसकी थोड़ी पावर ज़्यादा होती है इथेनॉल से, तो वो बेटर वर्क कर सकते हैं। बट हाँ, फ़र्क आएगा, एंड फ़र्क इतना ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी डीजल पे चलती है। ट्रक्स, बसेस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ है ट्रांसपोर्ट पूरा डीजल पे उसी चलता पे है, ही है। बड़े व्हीकल्स पूरे डीजल जी। पे चलते हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट बता रही है कि करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स तो तभी पता चलेंगे। तो अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो शायद 23 से पहले के जो व्हीकल्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो ऑफ कोर्स आएगा। हम्म। जो E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, हाँ उनकी जो रीसेल है वो ज़्यादा अच्छे से होल्ड करेंगे। हाँ अच्छा, होंडा के व्हीकल्स उसमें थोड़े बेनिफिट में रहेंगे क्योंकि वो पहले से E20 है। हाँ एंड टर्बो इंजन में फ़र्क आएगा। हाँ। सबसे कम फ़र्क जो आएगा वो आपके E20 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में आएगा। ओके। बट जो प्री 2023 इंजन्स हैं, हाँ उसमें अगर ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेंगे तो वो हैं नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स। ओके, बट अदरवाइज डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा जी प्राइसेस पे जी रीसेल पर जी 2023 के जी। पहले के व्हीकल्स के लिए। तो क्या किया जाए? कोई अगर नया ग्राहक मार्केट में है,
कार या बाइक खरीदने के लिए, तो क्या उसको सिर्फ ईवी या सीएनजी कंसिडर करनी चाहिए अब? देखिए ईवी या सीएनजी आप तब कंसिडर करोगे जब आपकी मंथली रनिंग मिनिमम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो मंथली, तब आप कंसिडर करो, क्योंकि ईवी में आप अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा देते हो, इंश्योरेंस भी आपका ज़्यादा जाता है, आप ऐसे भी जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा ही होती है, पर किलोमीटर जो आपकी कॉस्ट है वो कम होती है, बट ओवरऑल कार महंगी है। देन उसकी रीसेल भी डिपेंड करती है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है हर साल, रेंज बढ़ जाती है उतनी ही पावर में, तो उस पर भी डिपेंड करती है। अगर 2000 किलोमीटर प्लस रनिंग है तो आप ईवी कंसिडर कर सकते हो। सीएनजी ऑप्शन बहुत बेटर है, क्योंकि उसमें पेट्रोल उतना यूज़ नहीं हो रहा है, सीएनजी रन कर रही है तो डैमेज कम है। ज़्यादातर जो फ्लीट ओनर्स हैं वो सीएनजी अभी भी यूज़ करते हैं, वो ईवी यूज़ नहीं करते। तो अगर कोई नया ग्राहक है तो आप बोलेंगे अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग है, लेकिन मैं वहाँ से आ रहा था कि अगर पेट्रोल का तो कोई भरोसा नहीं, आज E20 है, कल E85 हो जाए, E100 हो जाए, तो मैं नई गाड़ी लूँगा, हो सकता है बेकार हो जाए। तो मैं सेफ रहने के लिए क्यों ना ईवी या सीएनजी कंसिडर करूँ? देखिए ईवी में वही प्रॉब्लम आएगी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर आपको सेफ ही रहना है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स, जो कि मारुति सुजुकी बहुत अच्छे बनाती है, होंडा अच्छे बनाती है, हुंडई, किया, ये 4-5 कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे इंजन बनाती हैं। अभी E85 एकदम जंप नहीं करेगी गवर्नमेंट, वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलग हो जाएंगे, E30 तक जा सकते हैं। अगर कंपनी कह रही है कि हमारी E20 है, तो कंपनी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी बैलेंस लेके चलती है कि E25 तक आपके जो इंजन हैं वो सह सकें। तो आप ये नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स लें। आप वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लें। अगर आपका मन है तो आप सेकेंड हैंड कार ले लें, ताकि आपकी जो अगर लॉस भी होना है, इमरजेंसी में आपको कार लेनी पड़ रही है, लॉस अगर आप होना है तो थोड़ा कम हो, सेकेंड हैंड कार की तरफ भी आप जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच संयम। उम्मीद है आपको हमारा ये शॉर्ट एंड स्वीट एपिसोड पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि आपके उन सारे सवालों के जवाब हम संयम से ले लें। E20 के बारे में, एथेनॉल के बारे में, आगे फ्यूचर कैसा लग रहा है, किस तरह की गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकें। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको पर्सनली आपकी कार में, बाइक में, स्कूटर में, आपके व्हीकल में E20 से क्या कोई फ़र्क पड़ा है? क्या आपने एवरेज का ड्रॉप देखा है? या आपको गाड़ी चलाने में, परफॉर्मेंस में कहीं कुछ आवाज़ आई है, गाड़ी रुकी है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।